अस्सलाम वालेकुम। टेनेंसी को लेकर और ये जिसे हम किराएदारी कहते हैं, द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009, हमने इस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसमें हमने तमाम चीज़ें बताई कि लैंडलॉर्ड क्या है, टेनेंट क्या है और टेनेंसी क्या होती है, किस तरीके से इनका एग्रीमेंट होता है, किस तरीके से इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे किस तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है, ना रजिस्टर करवाने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं एक लैंडलॉर्ड के, क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं एक टेनेंट के। इन सब के बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर उन ऑब्लिगेशंस की वॉलेशंस होती हैं तो लैंडलॉर्ड के पास क्या इख्तियारात होते हैं, वो क्या रेमेडीज़ अवेल कर सकता है, और अगर टेनेंट के साथ ज़्यादती हो और लैंडलॉर्ड किसी ऑब्लिगेशन की वॉलेशन करे तो टेनेंट के पास क्या इख्तियारात हैं और क्या रेमेडीज़ है जो वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाके स्पेशल जज रेंट के सामने अवेल कर सकता है और अपनी दादरसी कर सकता है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि अगर लैंडलॉर्ड को टेनेंट से कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे जाएगा, कब जाएगा, किन ग्राउंड्स पे जाएगा, और जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, टेनेंट आएगा तो क्या प्रोसीजर होगा, नहीं अपीयर होगा बिफोर द कोर्ट तो क्या होगा, और अगर वो अपील करना चाहेगा तो क्या होगा। वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वाली वीडियो की हद तक हम है कि अगर टेनेंट को प्रॉब्लम है लैंडलॉर्ड से तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम किन ग्राउंड्स पे उसको हो सकती है और वो किस तरीके से उनका अजाला कर सकता है। वो तमाम ऑब्लिगेशन जो सेक्शन 12 में है, जो लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड द टेनेंट, अगर वो इन में से किसी की भी वॉलेशन करता है, और मैं ये स्पेसिफिकली बता दूं कि सेक्शन जो 12 है इसके ऊपर ऑलरेडी ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड के नाम से हमारी वीडियो मौजूद है, तो अगर आप मज़ीद देखना चाहेंगे वो कौन से ऑब्लिगेशंस हैं आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। अब ग्राउंड्स क्या हैं जिस पे एक टेनेंट जा सकता है। अगर टेनेंट को उस एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिली जो टेनेंसी का एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड टेनेंट के दरमियान हुआ था और उसकी कॉपी लैंडलॉर्ड ने उसको प्रोवाइड नहीं की, तो टेनेंट कोर्ट में जा सकता है या पहले ज़बानी तकाजा कर सकता है लैंडलॉर्ड से कि जनाब मुझे कॉपी प्रोवाइड की जाए, मुझे भी पता चले जिस पे आपने मेरे सिग्नेचर्स लिए हैं, जिस पे टर्म्स एंड कंडीशन हमारी फाइनल हुए हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आई एम वन ऑफ द पार्टी, आप मुझे उसकी कॉपी तो प्रोवाइड करें। तो वो वहाँ भी जा सकता है डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के पास और उससे तकाजा कर सकता है अपनी कॉपी के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये ऑब्लिगेशन भी फुलफ़िल करवाने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है, एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है कि जनाब मुझे इन्होंने दी नहीं कॉपी, मुझे क्या पता मैं किस टेनेंसी एग्रीमेंट का हिस्सा बना हुआ हूँ। होता ये है कि अगर लैंडलॉर्ड ने प्रेमिसेस को रिपेयर करना है, इंस्पेक्ट करना है, वहाँ आके चेक करना है कि जनाब मैंने जिस हालत में प्रेमिसेस दिए थे ये प्रॉपर्टी आज भी उसी सिचुएशन में है या कहीं टेनेंट ने इस पर कोई ख़राबी तो नहीं कर दी, उसे टेनेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है कि वो उस प्रेमिसेस में एंटर हो सके। लेकिन अगर वो ये इजाज़त नहीं लेता और वो बग़ैर बताए, बग़ैर किसी जस्टिफाइड रीज़न के अपने टर्म्स को ब्रीच करते हुए, अपने ऑब्लिगेशंस को वायलेट करते हुए टेनेंट की पोजीशन में प्रेमिसेस में एंटर होता है तो वो सरासर गलत करता है और टेनेंट उसको इस चीज़ से मना भी कर सकता है डायरेक्टली, या वो कोर्ट में भी आ सकता है, रेंट ट्रिब्यूनल में आ सकता है कि जनाब ये मेरा लैंडलॉर्ड है, मैं कंसिडरेशन रेंट पे करता हूँ और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे किराएदार हूँ, लेकिन ये बग़ैर किसी इजाज़त के जनाब मेरी प्रेमिसेस में एंटर हो जाता है। तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि जनाब आप रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, आप बग़ैर परमिशन के अपने ही प्रेमिसेस में, बेशक आप ओनर हैं लेकिन जब तक आपकी एग्रीमेंट चल रहा है टेनेंसी का, आप एंटर बगैर इजाज़त नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, या जिस भी किस्म के उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं, ये ज़िम्मेदारी है लैंडलॉर्ड की। अगर लैंडलॉर्ड ये कहता है कि जनाब टेनेंट तुम ही जनाब ये पे करो, ये सारी फ़ीस भी अब तुम्हारे ज़िम्मे है, तो ऐसा नहीं होता। ओनरशिप प्रॉपर्टी की जो होती है वो लैंडलॉर्ड की होती है और उससे रिलेटेड जितने भी टैक्स वगैरह या जो भी सरकारी फ़ीस वगैरह होती है वो लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर वो ये टेनेंट पे डालता है तो इसका मतलब है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को वॉयलेट कर रहा है और टेनेंट इस बात को, इस ग्राउंड को इस्टेब्लिश करके रेंट ट्रिब्यूनल में जा सकता है कि जनाब मैं क्यों फ़ीस दूँ, मैं क्यों टैक्स पे करूँ इसके, ये तो जनाब लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है। तो दिस इज़ अ वैलिड ग्राउंड टू रीच द कोर्ट। अगर एक लैंडलॉर्ड को बेसिक यूटिलिटी जिसमें आपकी गैस है, बिजली है, कोई टेलीफोन कनेक्शन लगा हुआ है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में आपकी गैस और पानी वगैरह आ जाते हैं, अगर ये कट ऑफ कर देता है, अगर तो वहाँ पे कोई जनरल प्रॉब्लम हुई है, पूरे इलाके की बिजली नहीं है, तो फिर टेनेंट नहीं कह सकता लैंडलॉर्ड को कि जनाब हमारी बिजली नहीं आ रही। लेकिन
अगर मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ, बदनीयती के साथ कोई लैंडलॉर्ड ये सारी यूटिलिटीज़ या इनमें से कोई एक कट ऑफ कर देता है, उसको डिप्राइव कर देता है इन यूटिलिटीज़ के इस्तेमाल से, उन्हें जानबूझ के काट देता है, तो टेनेंट कोर्ट में जा सकता है और वो ये चीज़ का तकाजा कर सकता है, ये चीज़ अवेल कर सकता है कि जनाब मेरी बेसिक यूटिलिटीज़ थी, मैंने जब ये प्रेमिसेस लिए थे तो ये इस किराएदारी का हिस्सा थी। अच्छा, यहाँ एक्सेप्शन एक और है, एक प्रेमिसेस में बिजली का कनेक्शन था ही नहीं, तो टेनेंट कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकता कि जी बिजली लगवा के दो, जब आपने एग्रीमेंट किया था वहाँ पे बिजली नहीं थी, लिहाजा अब आप ये नहीं कह सकते कि उधर बिजली लगवाओ। हाँ, अगर पहले से थी और आपके एग्रीमेंट में था कि वहाँ ये चीज़ें, ये यूटिलिटीज़ चालू हालत में है या आपको चली हुई मिलेंगी और इनको नहीं रोका जाएगा, फिर आप जा सकते हैं इन्फोर्समेंट में कि जनाब मैंने जब लिया था यहाँ गैस बिजली पानी मौजूद था और अब ये वॉलेट कर रहे हैं, इन्होंने ये जानबूझ के कट ऑफ कर दिए, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है। टेनेंट कोर्ट में जा सकता है और वो कह सकता है जनाब मेरी यूटिलिटीज़ बहाल की जाए, मैं रेंट पे कर रहा हूँ, मैंने एग्रीमेंट किया है, लिहाजा मेरा पूरा राइट बनता है। अब फिर बात यहीं पे दोबारा मैं वही करूँगा कि अगर लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, दोनों सिचुएशंस में अगर कोर्ट में वो जाना चाहते हैं और अपनी दादरसी के लिए एप्लीकेशन दरख्वास्त देना चाहते हैं, उनका रेंट डीड जो है, वो जो एग्रीमेंट हुआ है, वो लाजमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर होने की ये शर्त नहीं होती कि वो सिर्फ थाने में उसका इंदराज करवा दिया आपने। पुलिस थाने में इंदराज जो होता है वो रेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होती। रेंट रजिस्ट्रेशन रेंट रजिस्ट्रार के सामने होती है, उसके रजिस्टर में उसका इंदराज होता है दोनों पार्टीज़ के स्टेटमेंट के बाद। लिहाजा अगर आपने ये रजिस्टर नहीं करवाई हुई तो आप लैंडलॉर्ड हैं या टेनेंट है, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अगर टेनेंट जाता है कोर्ट में और वो कहता है जी जनाब मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है लैंडलॉर्ड की वजह से, इसे कहें जी अपना ये ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करें, तो कोर्ट कहेगी पहले आप 1 साल का किराया, उसका 5% हिस्सा जितना भी वो बनता हो, आप एज अ फ़ाइन उसको जमा करवाएं कोर्ट में, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। ये इफ़ेक्ट होते हैं नॉन कंप्लाइंस के, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया। अगर आपकी डीड रजिस्टर्ड है, प्रॉपर्ली इंदराज हुआ हुआ है, आप उस रजिस्टर का नंबर लगाते हैं, अपनी रजिस्टर्ड डीड लगवाते हैं, तो फिर कोर्ट आपकी बात वैसे ही सुनेगी, कोई फ़ाइन नहीं है। एक नेचुरल लॉ ये है, एक सटल लॉ भी ये है हमारे प्रेसिडेंट्स में कि कोई भी कानून ऐसा नहीं पास किया जाएगा कि जिसमें अपील का राइट ना दिया जाए। लिहाजा अपील का राइट दिया जाना हर एक्ट का हिस्सा ज़रूरी है। इसी तरह से सेक्शन 28 जो है द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का, वो डील करता है अपील से। अब टेनेंट हो या लैंडलॉर्ड हो, दोनों में से अगर किसी को भी प्रॉब्लम है और वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट एक फ़ैसला सुनाती है जिसे हम फाइनल ऑर्डर कहते हैं। याद रहे मैं इंटरम ऑर्डर जो है उनकी बात नहीं कर रहा, वो ऑर्डर जो प्रोसीडिंग्स के दौरान होते हैं उनकी बात नहीं, फाइनल ऑर्डर। सेक्शन 28 ये कहता है कि अगर फाइनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अग्रीव्ड हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कहते हैं नहीं जी जज ने जो फ़ैसला दिया, जज साहब ने वो सही नहीं दिया, तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। सेक्शन 28 में ये अपील सुनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, अपील उनके पास जाएगी, वो उनकी आगे मर्ज़ी है कि वो खुद सुन सकते हैं या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को वो मार्क कर देंगे और वहाँ आपकी अपील सुनी जाएगी। अब आगे उस अपील का क्या फ़ैसला होता है, वो केस रिमांड होता है या वहीं पे फ़ैसला हो जाता है, ये आगे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये थे टेनेंट के इख्तियारात कि वो कब कब किन किन हालात में कोर्ट में जा सकता है और अपने लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़ केस कर सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका केस जो है वो इन्हीं में से किसी सिचुएशन में फॉल कर रहा हो, इसके अलावा भी ऐसी कुछ इससे रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। तो अगर आपकी सिचुएशन इनमें से कोई है या इनसे मिलती जुलती है तो आप मज़ीद इस पे गाइड लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, केस लॉज मौजूद हैं, मज़ीद वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मज़ीद अभी मेरी क्यूरी सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमें अप्रोच करके जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका जवाब दे सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।